लकड़हारे पर ठंड का कहर। एक गांव था, कोल्हापुर। छोटा सा गांव था, लेकिन दिन भर लोगों की चहल पहल होते रहती थी। इस गांव में ठंड के दिनों में ठंड ज्यादा और गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा पड़ती थी। इसी गांव में सोहन नाम का एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काट कर बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। एक दिन जब सुबह सोहन लकड़ियां काटने घर से निकल रहा था, तब वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, बाहर काफी ठंड है आज। तुम अपना और श्यामू का ख्याल रखना। तुम्हें मालूम है ना, इन दिनों श्यामू को कितनी जल्दी ठंड पकड़ लेती है और फिर उसका बुखार तो मानो जाने का नाम भी नहीं लेता है। जी जी, आप इतना मत सोचिए, मैं अपना और उसका ख्याल रख लूंगी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाहर काफी ठंडी है, हो सके तो आप जल्दी घर लौट आइएगा। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी घर को लौट आऊं, लेकिन तुम तो जानती हो ना मेरे काम को। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो तुम लोग का गुजारा कैसे करूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। सोहन लकड़ियां काटने जंगल की तरफ चला जाता है। कितनी ठंड है, मानो मेरे तो हाथ पैर ही काम ना कर रहे हैं। इतनी ठंड में मैं लकड़ियां कैसे काटूं, और नहीं काटूंगा तो बेचूंगा किसे। काम तो करना पड़ेगा। चलो बेटा सोहन, अब लग जाओ अपने काम पर। सोहन जल्दी जल्दी लकड़ियां काटता है और फिर उसे बेचने बाजार को चला जाता है। आज बाजार में भी काफी सन्नाटा था। कोई भी आकर सोहन या फिर बाकी दुकानदारों से कुछ भी खरीद नहीं रहा था। बाजार बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। आज बाजार इतना भला शांत क्यों है? कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? अब क्या बताओ सोहन, भला तुम ही सोचो, इतनी ठंड में किसको अपने अपने घरों से निकलने का मन करेगा। सही कहते हो, भला इतने ठंड में कौन ही निकलना चाहेगा। चलो तो फिर एक काम करता हूँ, मैं घर घर जाकर सबको लकड़ियाँ दे देता हूँ। ठंड में यह लकड़ी उनकी काम भी आ जाएंगी और मेरी भी बिक्री हो जाएगी। क्या सही दिमाग लगाए हो तुम। जाओ जाओ, जाकर सबको लकड़ियाँ दे आओ। सोहन गांव के सभी घरों में जा जाकर पूछने लगा कि किनको लकड़ियां चाहिए या किनको लकड़ियां नहीं चाहिए। जिनको भी लकड़ियां चाहिए थी वह उनको लकड़ियां दे देता। अरे चाचा, आप आज बाजार नहीं आए? क्या आपको लकड़ियाँ नहीं चाहिए? अब क्या बताऊं बेटा, लकड़ियाँ चाहिए तो थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हिम्मत ही नहीं हुआ कि बाजार जाकर लकड़ियाँ खरीदूं। अच्छा चाचा, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आप आराम कीजिए, मैं आज सारी लकड़ियाँ अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। आप लकड़ी यहीं से ले लीजिए। ये तो अच्छा किया बेटा सोहन। चलो लाओ, अब मुझे लकड़ियाँ दे दो, मेरा काम आसान हो गया। सोहन कुछ लकड़ी चाचा को दे देता है। फिर वह धीरे धीरे सब किसी के घर पर जा जाकर अपनी सारी लकड़ियां बेच देता है। फिर वह अपने घर को लौटता है तो वह देखता है कि उसका बेटा श्यामू बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे ये श्यामू को क्या हो गया है, और तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊं, सुबह से श्यामू उठ ही नहीं रहा है। बुखार तो मानो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह से कितनी पट्टियां बदली हैं, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा है। घर में जो वैद्य जी की दवाइयाँ थी वो भी इसे खिला चुकी हूँ, लेकिन मानो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इतना चिंतित मत हो तुम। मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ और उन्हें घर लेकर आता हूँ। वह श्यामू को देखकर दवाइयाँ देंगे तो दवाइयाँ असर करेगी। रुको, मैं अभी जाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कहते हो। आपको वैद्य जी को एक बार घर ले आना चाहिए। वह श्यामू को देखकर दवाइयाँ देंगे तो श्यामू ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आपको देर नहीं करनी चाहिए, और बाहर काफी ठंड हो रही है। आप भी संभल कर जाइएगा और अपने साथ कंबल ले लीजिए। बाहर ठंड है, आपको ठंड लग सकती है। अच्छा ठीक है, लाओ कंबल दे दो, मैं अब जाता हूँ वैद्य जी के पास। सोहन तुरंत ही वैद्य जी के पास जाता है। रास्ते में काफी ठंड लग रही थी।
इतनी ठंड है, इतनी ठंड तो मानो इतने दिनों में कभी मैंने देखा ही नहीं है। यह रात इतनी ज्यादा अंधेरी और सुनसान लग रही है, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। मेरे तो ठंड से पैर भी जम गए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। शामू की तबीयत बिगड़ते जा रही है, मुझे जल्दी जल्दी वैद्य जी के पास पहुंचना होगा। इधर चौराहे पर भी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि रात कितनी डरावनी लग रही है और ठंड तो मानो लग रहा है कि हाथ पैर सुन कर चुका है। सही कहते हो तुम, ठंड तो काफी लग रही है। मुझे लगता है अब हम सभी को अपने अपने घर लौट जाना चाहिए और जाकर सो जाना चाहिए। अरे ये तो सोहन लग रहा है ना, लेकिन भला इतनी ठंड में ये जा कहाँ रहा है? चिंतित भी लग रहा है काफी। अरे सोहन, जरा इधर आना भाई, तुम इतनी ठंड में जा कहाँ रहे हो? अब क्या बताऊं, शामू की तबीयत बहुत खराब है, बुखार तो उतरने का नाम भी नहीं ले रही है। घर में जो वैद्य जी की दवाइयाँ थी वो सारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही है। मैं एक बार वैद्य जी को घर लेकर जा रहा हूँ, एक बार वो शामू को देखकर दवाइयाँ दे तो वो ठीक हो जाए, इसीलिए मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ। अरे इतनी बड़ी बात हो गई है, तुम चिंता मत करो और वैद्य जी के पास जाओ, शामू ठीक हो जाएगा। और हाँ, अपनी भी तबीयत का ख्याल रखना, ठंड काफी है और आज की रात तो बहुत डरावनी सी लग रही है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, शामू ठीक हो जाएगा। हाँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी वैद्य जी के पास पहुँचना होगा। इधर अचानक से बिजली की कड़कने की आवाजें आने लगी। पहले से डरावना माहौल और भी डरावना होते चला गया। सोहन काफी डरते डरते वैद्य जी के घर की तरफ जा रहा था। हे भगवान, ये रात तो और भी डरावनी होते जा रही है और ठंड तो मानो जान ही ले लेगी। ना जाने आज की रात इतनी बुरी संकेत क्यों दे रही है। जैसे तैसे डरते डरते सोहन वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। वैद्य जी, कोई है घर पर? वैद्य जी। सोहन की आवाज सुनकर वैद्य जी बाहर आते हैं। अरे इस वक्त अब कौन आ गया है? भला तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य जी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आपने कुछ दवाइयाँ उसे पहले दी थी, उसे मैंने खिलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। आप एक बार मेरे साथ चलकर मेरे बेटे को देख ले और उसे दवाइयाँ दे दीजिए, उसका बुखार तो उतरने का नाम भी नहीं ले रहा। अच्छा ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ तुम्हारे बेटे को। वैद्य जी सोहन के साथ शामू को देखने घर आते हैं। वह शामू को देखकर तुरंत कहते हैं, इसकी बुखार इतनी आसानी से उतरने वाली नहीं है। अभी के लिए तो कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें शहर जाके इसके लिए अलग से दवाइयाँ खरीदनी होगी। शहर जाके दवाइयाँ खरीदनी होगी? वैद्य जी, इसमें तो पैसे भी बहुत लगेंगे ना? हाँ, पैसे तो लगेंगे। अब तुम्हें दवाइयाँ शहर से खरीदनी है तो पैसे तो लगेंगे ही ना सोहन। वैद्य जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तुम्हें पैसे का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। शामू की तबीयत की बात है, ऐसे तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द शहर जाकर उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी ही होगी। इधर वैद्य जी और सोहन की बातें सुनकर सोहन की पत्नी बहुत रोती है और सोहन से कहती है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो शामू की तबीयत और खराब होते चली जाएगी। कुछ भी करके हमें शहर से दवाइयाँ तो खरीदनी ही पड़ेगी, वरना उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। तुम इतना रो मत, मैं हूँ ना, मैं कुछ करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। सोहन और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वैद्य जी सोहन से कहते हैं, अरे सोहन, तुम इतना चिंता मत करो और एक काम करो, तुम गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लो और जाकर अभी शामू के लिए दवाइयाँ ले आओ और फिर धीरे धीरे करके तुम जमींदार के पैसे लौटा देना। अभी शामू की दवाइयाँ पहले बहुत जरूरी है, उसमें देरी करना उचित नहीं होगा। तुम पहले जमींदार से पैसे उधार ले लो और जाकर शहर से दवाइयाँ ले आओ, देर मत करो। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी, मैं अभी जाकर जमींदार से पैसे उधार ले लेता हूँ।
सोहन जमींदार के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है और वैद्य जी ने कहा है उसकी दवाइयाँ शहर से लानी पड़ेंगी और उसके लिए काफी पैसा लगेगा। उतना पैसा मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ ही दिनों में पैसे चुकता कर दूंगा। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे कुछ उधार दे दीजिए। अरे रे सोहन, अब गांव में हर किसी के तबीयत खराब के लिए मैं पैसा देता रहूं तो भला मेरा क्या होगा। चलो ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार भी हूँ, पर कुछ है तुम्हारे पास पैसों के बदले गिरवी रखने के लिए? गिरवी रखने के लिए तो मालिक मेरे पास सिर्फ अपना एक छोटा सा घर है और तो भला कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उस घर से मेरा क्या ही होगा? और कुछ बताओ जो गिरवी रख सको तुम और मैं पैसे दे सकूं। वैसा तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस जो है वो घर है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है मालिक, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगा। अरे सोहन, भला तुम यह बताओ कि मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि तुम मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। चलो फिर एक शर्त रखो कि अगर नहीं लौटा पाए तुम मेरे पैसे तो फिर मैं जो बोलूंगा तुम्हें उसे मानना होगा। ठीक है मालिक, मुझे ये शर्त मंजूर है। अगर मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो आप जो बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। सोहन जमींदार के शर्तों को मान लेता है और फिर जमींदार उसे पैसे दे देता है। सोहन पैसे लेकर शहर जाता है और श्यामू की सारी दवाइयाँ खरीदता है। अगले दिन जब सोहन सारी दवाइयाँ लेकर घर को लौट रहा था तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर कई लोग इकट्ठा थे और घर से रोने की आवाजें आ रही थी। सोहन घबराते हुए घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसका बेटा जमीन पर लेटा हुआ था। सफेद कपड़े से उसे ढककर उसकी पत्नी उसके बगल में बैठकर बहुत रो रही थी। सोहन को आते देख उसकी पत्नी उससे कहती है, श्यामू के बापू, आपने आने में काफी देरी कर दी है। श्यामू हम सभी को छोड़कर चला गया। श्यामू अब नहीं रहा, श्यामू अब नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे? हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। सोहन अपनी पत्नी की बातें सुनकर बेहोश जैसा हो गया। वो भी फूट फूट कर उसके साथ बहुत रोने लगा। कई महीने बीत गए लेकिन अभी भी सोहन और उसकी पत्नी मानसी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। दोनों आज तक उसी दिन को याद करते थे जिस दिन उसका बेटा श्यामू उसे छोड़कर चला गया था और आपस में बहुत रोते थे। देखते देखते वह दिन भी आ गया जिस दिन सोहन को जमींदार को सारे पैसे लौटाने थे। सोहन तो इस सदमे के कारण इन सभी बातों को भूल चुका था कि उसे जमींदार को पैसे लौटाने भी है। जमींदार अपने कुछ आदमियों को भेजकर सोहन को अपने घर बुलाता है। सोहन, तुम्हें जमींदार साहब ने अपने घर को बुलाया है। मुझे जमींदार साहब ने घर बुलाया है? भला क्यों? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या कि कुछ महीने पहले तुमने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे? अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। बेटे की मौत के सदमे ने मुझे यह बिल्कुल ही भुला दिया था कि मैंने जमींदार से कुछ पैसे भी लिए थे। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो उन्हें देने के लिए पैसे हैं ही नहीं। देखो भाई सोहन, ये सब तो हम नहीं जानते। हमारा काम था तुम्हें अपने साथ ले जाना। अब चलो तुम, जमींदार साहब ने तुम्हें बुलाया है। सोहन जमींदार के आदमियों के साथ जमींदार के घर जाता है। तो लाओ भाई सोहन, मेरे पैसे वापस करो। जमींदार साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। मैं तो आपकी बातें भी भूल गया था। बेटे की मौत के सदमे के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं था। देखो सोहन, ऐसा है कि मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं कि तुम किसके सदमे के बाद क्या भूल चुके हो। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। वह चुका पा रहे हो तो ठीक, वरना तो तुम्हें याद ही होगा ना, तुमने एक शर्त को मंजूर किया था कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं चुका पाओ तो तुम मेरी शर्त को मानोगे। हाँ मालिक, मुझे याद है कि मैंने एक शर्त मंजूर किया था। तो देखो सोहन, अब ऐसा है कि तुम मुझे पैसे तो लौटा नहीं पाओगे, तो तुम्हें अपना घर मुझे देना होगा।
आप मुझसे मेरा घर ले लीजिएगा तो भला मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे मालिक, जरा ये भी तो सोचिए। मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है, तुम पैसे लौटा पाओ तो ठीक, वरना तुम्हें तुम्हारा घर तो मुझे देना ही होगा। मैं अगर आपको घर दे दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा मालिक, ऐसा ना करिए मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरा घर मुझसे मत छीनिए मालिक। मुझे ये सब मत सुनाओ, मुझे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है। जमींदार और सोहन की सारी बातें जमींदार की पत्नी बगल में खड़े होकर सुन रही थी। तभी जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, अरे भला आप ये भी तो सोचिए, इन दोनों ने अपना बेटा खोया है, इतना कठोर बनना भी इनके लिए सही नहीं है। आप उनसे इनका घर तो मत छीनिए, भला ये लोग कहाँ रहेंगे। देखिए यह कितना रो रहा है, अभी इन पे बहुत बड़ा विपत आके गुजरा है, इनके साथ इतना बुरा मत कीजिए। आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अपना देख लूंगा कि मुझे किसके साथ कितना कठोर बनना है और किसके साथ अच्छा बनना है। आप देख लीजिएगा, मुझे मालूम है। अच्छा, आपको एक शर्त ही पूरा करवाना है ना, तो आप एक काम करिए ना, इन्हें अपने घर में नौकरों की जैसा रख लीजिए। रहने को जैसे बाकी नौकरों को एक कमरा दिया जाता है, इन्हें भी घर के पीछे वाला एक कमरा दे देंगे और इससे आपका शर्त भी पूरा हो जाएगा और इनको रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी। जमींदार की पत्नी की बातें सुनकर सोहन जमींदार से कहता है, मालिक, मालकिन बिल्कुल सही कह रही है, हम पर दया कीजिए। मैं और मेरी पत्नी आपके घर में नौकरों का काम करने को तैयार है मालिक, हम पर कुछ तो दया कीजिए मालिक। अच्छा चलो ठीक है, तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे घर में आज से नौकरों का काम करेंगे और तुम्हारा घर आज से मेरा हुआ। जी शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। तभी अगले ही दिन से सोहन और उसकी पत्नी जमींदार के घर नौकरों का काम करने के लिए आ जाते हैं। जमींदार ने भी सोहन का घर अब अपने नाम करवा लिया था। सोहन और उसकी पत्नी अब जमींदार के दिए हुए एक कमरे में रहते थे। जमींदार सोहन और मानसी से खूब काम करवाया करता था। दिन भर उन्हें कुछ न कुछ करने को कहता रहता और उन पर खूब चिल्लाया भी करता था। एक दिन अचानक मानसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। वह जमींदार के घर पर काम करने ना जा पाई। तभी जमींदार उसके कमरे में आता है और उसे कहता है, भला आज तुम काम करने क्यों नहीं आई हो? मालिक, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना लग रही, मुझे बहुत कमजोरी सा हो रहा है और मुझसे तो बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा। मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा मालिक, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी? और भला तुम्हें, क्या मैंने ऐसे शर्त में बोला था क्या? मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे रहा और तुम्हारी तबीयत खराब से मेरा क्या? तुम अभी तुरंत उठो और मेरे साथ घर चलो और सारे काम करो। जमींदार की इन सारी बातों को सुनकर मानसी जैसे तैसे करके हिम्मत करते हुए बिस्तर से उठती है। फिर जमींदार के साथ उसके घर काम करने के लिए चली जाती है। सोहन मानसी को जमींदार के घर काम करते देख मानसी से कहता है, भला तुम आज क्यों आई हो काम करने? मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें आने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं नहीं आना चाहती थी, मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आकर यहाँ काम करूँ, लेकिन जमींदार साहब कमरे में आए थे और कहते हैं हमारे शर्त के मुताबिक मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और मुझे काम करना ही होगा, इसलिए मुझे काम करने के लिए आना पड़ा। भला कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है मानसी? अच्छा जाओ, तुम अपना ध्यान रखते हुए काम करना। जी, मैं अपना ध्यान रखते हुए काम करूंगी। अब आप भी जाकर काम करिए, नहीं तो वो हम दोनों को खूब डांटेंगे। मानसी की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उसके सर से पसीने रुक नहीं रहे थे। वह धीरे धीरे काम कर रही थी कि अचानक वह बेहोश हो जाती है। सोहन तब जमींदार से कहता है, अरे मालिक, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए, मेरी पत्नी बेहोश पड़ी है, मुझे इसके साथ घर लौटने दीजिए मालिक। अरे बेहोश तुम्हारी पत्नी हुई है, तुम्हें क्यों घर लौटना है? तुम काम करो, इसके साथ दूसरे नौकर घर चले जाएंगे, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मालिक, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मानसी का ध्यान रखने के लिए मुझे आज जाना ही पड़ेगा।
सोहन इस बार जमींदार की कोई भी बात नहीं सुनता है और मानसी को लेकर कमरे में चला जाता है और उसकी तबीयत का ख्याल रखता है। जैसे जैसे रात होते गई मानसी की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। उस पर भी कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। सोहन काफी चिंतित हो रहा था। इधर अचानक मानसी कांपने लगी और कांपते कांपते सोहन से कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप क्यों ना जाके जमींदार से कंबल मांग लाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप जाके जमींदार से कहिए मुझे एक कंबल दे दे। आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ मानसी, मैं सुन रहा हूँ। रुको, मैं अभी तुरंत जाके जमींदार से तुम्हारे लिए कंबल मांग कर लाता हूँ, तुम रुको। तब सोहन जमींदार के पास मानसी के लिए कंबल मांगने जाता है। जमींदार साहब, आप मुझे एक कंबल दे दीजिए। मानसी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वो कांप रही है। उसे एक कंबल दे दीजिए साहब। भला मैं तुम्हें कंबल क्यों देने जाऊं? शर्त के मुताबिक मैंने तुम्हें काम दिया है और रहने को कमरा। उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मालिक, ऐसा ना करें मालिक, आप मुझे कंबल दे दीजिए। मानसी की तबीयत बहुत खराब है मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, उसे कंबल की बहुत जरूरत है मालिक। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं दूंगा मतलब कुछ नहीं दूंगा। मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। सोहन और जमींदार की सारी बातें जमींदार की पत्नी सुन रही थी। वह जमींदार के पास आती है और उससे कहती है, क्या आपके पास सच में कोई दिल नहीं है? क्या आपको इन पर थोड़ा सा भी दया नहीं आता है? अगर आप इन्हें एक कंबल दे दीजिएगा तो आपका क्या घट जाएगा? आप उनको कंबल दे दीजिए ना। आप इन सभी बातों में मत पड़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि काम की बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको इन सभी बातों के बीच में बोलने का कोई भी जरूरत नहीं है। लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद जमींदार उससे कंबल नहीं देता है। फिर सोहन खाली हाथ कमरे को लौट जाता है। उधर मानसी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो पूरी रात कांपते रही और सुबह होते ही मानसी ने अपना दम तोड़ लिया। उसकी मृत्यु हो गई। सोहन जैसे ही मानसी के पास जाता है और उसे मालूम चलता है कि मानसी के सांसें नहीं चल रही है, वह एकदम से शौक में चला जाता है। वह सोचता है, अब मैं जी कर भी क्या करूंगा? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पूरा संसार छिन गया। अब मेरे जीने का क्या फायदा? सोहन सदमे में अकेले कमरे में शांत बैठा हुआ था। तभी जमींदार सोहन को आवाज लगाता है, सोहन, अरे सोहन, भला तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे काम पर आने का वक्त हो गया है? जमींदार की आवाज सुनकर सोहन जमींदार के पास जाता है और जमींदार से कहता है, कितने कठोर हो तुम। भला तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि नहीं? कल रात अगर तुमने मुझे एक कंबल दे दिया होता तो आज मेरी पत्नी जीवित होती। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मानसी के मौत के कारण तुम ही हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। भला तुम कौन होते हो मेरे कर्मों की सजा देने वाले? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे श्राप दोगे? तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी अपना सामान उठाओ और मेरे घर से अभी तुरंत निकल जाओ। सोहन जमींदार के घर से चला जाता है। इधर जमींदार को बार बार सोहन की कही बातें याद आ रही थी। भला कोई मुझे ऐसे श्राप कैसे दे सकता है? मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है? अरे बस मैंने मदद ही नहीं की ना। भला और क्या ही किया? थोड़ी मैंने मानसी की तबीयत खराब की थी या मैंने चाहा था कि उसकी पत्नी की मौत हो जाए? भला वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? कई महीने बीत गए। जमींदार आज भी उस बात को भूल नहीं पाया था। इधर जमींदार की पत्नी भी गर्भवती थी। जल्द ही उसके घर में खुशियां आने वाली थी। इसी बात से जमींदार काफी खुश था। एक दिन अचानक मौसम ने फिर से अपना रंग बदल लिया। वही जोरों से बिजलियां कड़कना, तेज तूफान और बारिश का आना मानो फिर से किसी अनहोनी की ओर संकेत कर रहा हो। उसी बीच जमींदार की पत्नी के पेट में जोरों से दर्द होने लगी। मौसम खराब होने के कारण जमींदार उसे कोई भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता था। वह अपने आदमियों से कहता है, अरे सुनो, तुम सभी जाकर वैद्य जी को घर लेकर आओ। कहना मालकिन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है।
मौसम खराब होने के कारण जमींदार के आदमियों को वैद्य जी को लाने में देरी हो जाती है और इधर जमींदार की पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वैद्य जी के आने से पहले ही जमींदार की पत्नी ने अपना दम तोड़ लिया और तब जमींदार को ख्याल आया, लो आखिरकार लग गई मुझे सोहन की बात, हो गई उसकी श्राप पूरी, मिल गया मुझे मेरे कर्मों का फल। मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूंगा? इतनी धन दौलत किस काम की जब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ही नहीं रहा। आखिरकार अंत में जमींदार को एहसास हो ही गया कि उसने सोहन या फिर बाकी गांव वालों के साथ जो भी आज तक किया था बिल्कुल गलत था। उसके बाद कभी भी जमींदार कोई भी गांव वालों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता और सबसे मिलजुल कर रहता और सबकी मदद करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। And please do follow Hungama Tunes for more such interesting videos.